ठीक है, तो अब हम इस पे आ जाते हैं। मतलब ये तो चलो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट हो गया। वापस पे आगे, लेट एन एक्सपेरिमेंट कैन रिजल्ट इन two outcomes O1 and O2 with probabilities of occurrence as P and Q. Now, if this experiment is performed n times, then the probability that outcome O1 occurs exactly R times is। ठीक है, मतलब O1 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 ऐसे कितनी बार आना चाहिए? R टाइम्स। O2 O2 एंड O2 कितनी बार आना चाहिए? n माइनस R टाइम्स। ठीक है, और टोटल कितनी बार किया गया है, कितनी बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है? n टाइम्स। ठीक है, तो इन दोनों को मतलब O1 O1 R टाइम्स लिखा है और O2 O2 n माइनस R टाइम लिखा है, तो इसमें अगेन दो प्रॉबिलिटी आएगा। जब भी O1 आ रहा होगा तो उसकी प्रॉबिलिटी P इंटू P आएगी R बार, और Q इंटू Q आएगा n माइनस R बार। तो ये R बार हो गया, ये n माइनस R बार हो गया। ये तो हो गया एक फेवरेबल सीक्वेंस ऑफ आउटकम की प्रॉबिलिटी। एंड ऐसी कितनी सीक्वेंस आ जाएंगी उसको हम कर सकते हैं n फैक्टोरियल। इनको अरेंज कर लिया, O1 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 R बार लिख लिया, O2 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 n माइनस R बार लिख लिया। हम इनको अरेंज किया तो n फैक्टोरियल, उसमें से R आइडेंटिकल हैं, n माइनस R आइडेंटिकल हैं। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज NCR इंटू P रेज टू पावर R इंटू Q रेज टू पावर n माइनस R। ये हो गया। ये बस बाइनोमियल थ्योरम के लिए यही मेन फॉर्मूला, ये समझ में आना चाहिए। तो मतलब जैसे हमने सिक्का उछाला, अब सिक्का उछाला मान लिया हमने 10 बार, हमने बोला कि उसमें 7 टाइम्स हेड आना चाहिए एग्जैक्टली, क्या प्रॉबिलिटी होगा? कुछ भी नहीं, 10 बार उछाला गया है। हमेशा बाइनोमियल में ऐसे होगा कि मल्टीपल टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होगा। तो 10 बार सिक्का उछाला जा रहा है, मतलब n का वैल्यू 10 हो गया, और 7 टाइम्स हमें हेड चाहिए, तो r का वैल्यू 7 हो गया। तो 10C 7 इंटू, अगर फेयर कॉइन है तो हेड के आने की प्रॉबिलिटी भी हाफ है, टेल के आने की प्रॉबिलिटी भी हाफ है, तो P और Q दोनों की वैल्यू हाफ हाफ हो गई। तो हाफ रेज टू पावर 7 इंटू हाफ रेज टू पावर 3, तो वो ऐसा देगा हाफ रेज टू पावर 7 इंटू हाफ रेज टू पावर 3। बाइज्ड कॉइन भी हो सकता है ये, ठीक है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि बाइज्ड कॉइन हो और हम बोलेंगे हेड के आने की प्रॉबिलिटी 2/3 है, तो फिर ये 2/3 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, बस अब इसी से आगे और बना सकते हैं कि नोट 1, इफ एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड n times, then the probability that O1 occurs at least k times will be equals to, n में से हमें क्या चाहिए? कम से कम k बार पहला आ जाए, पहला आउटकम O1 आ जाए।
तो जब भी हम एटलीस्ट या एटमोस्ट वर्ड यूज़ करते हैं तो उसको हमने क्या बोला था, एग्जैक्टली में कन्वर्ट करते हैं कि एग्जैक्टली के टाइम्स पहला आउटकम आ जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एन सी के पी रेस्ट टू पावर के क्यू रेस्ट टू पावर एन माइनस के। या फिर पहला आउटकम के प्लस वन टाइम्स आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एन सी के प्लस वन पी रेस्ट टू पावर के प्लस वन क्यू रेस्ट टू पावर एन माइनस के माइनस वन प्लस एन सी के प्लस टू पी रेस्ट टू पावर के प्लस टू इंटू क्यू रेस्ट टू पावर एन माइनस के माइनस टू प्लस एंड सो ऑन। या फिर सभी बार फर्स्ट आउटकम आ जाए तो पी रेस्ट टू पावर एन, ये हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट सिग्मा एन सी आर पी रेस्ट टू पावर आर क्यू रेस्ट टू पावर एन माइनस आर, और आर का मिनिमम वैल्यू के से लेके एन तक जा सकते हैं। मैं ये तो इसी का वेरिएशन हो गया। अगर मेरे को पहली चीज़ समझ में आई है तो दूसरी चीज़ अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं भाई। लेट ए biased coin is tossed 10 times, then find the probability that head occurs exactly 7 times given in a toss. Head occurs with probability 3/5। मतलब उन्होंने एक बार सिक्का उछाला तो हेड आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 3/5 है और वो चेंज नहीं होगा। अब उसने क्या बोला है कि वो जो सिक्का है वो कितनी बार उछाला गया है, 10 टाइम्स, तो हमें एग्जैक्टली 7 टाइम्स हेड चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू एन का वैल्यू कितना हो गया 10 और आर का वैल्यू कितना हो गया 7, पी का वैल्यू कितना हो गया 3/5, क्यू का वैल्यू कितना हो गया, मतलब टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 2/5। तो बस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 10c7 3/5 रेज टू पावर 7 इंटू 2/5 रेज टू पावर 3। ये आंसर हो गया। ठीक है, और देख लिया क्वेश्चन। लेट अ फेयर डाई इज रोल्ड 5 times, then find the probability that number greater than
4 occurs exactly 3 times. सोल्यूशन। ठीक है, इसने क्या बोला कि डाई हमने रोल किया और एक नंबर ग्रेटर देन 4 अकर्स एग्जैक्टली 3 टाइम्स। तो इसको हम कोई इवेंट O1 बोलते हैं। एक आउटकम के जो आउटकम है, मतलब जो डाई रोल करने पे जो आउटकम आ रहा है वो 4 से ज़्यादा है। तो लेट E1 इज द इवेंट that outcome is greater than 4, ठीक है, and E2 is the event that outcome is less than or equals to 4। तो अब दो ही तरह के आउटकम हो गए, या तो आउटकम E1 आएगा या E2 आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो जाएगा कि जो हमारा आउटकम है वो 4 से बड़ा है। 4 से बड़ा 5 और 6 ही आ सकता है, तो 2/6 मतलब 1/3 हो गया। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स 2/3। सही है। अब उसने क्या बोला है कि नंबर ग्रेटर देन 3 अकर्स एग्जैक्टली 3 टाइम्स। तो अब ये भी बस बाइनोमियल हो गया, दो ही तरह के आउटकम आ सकते हैं, या तो E1 होगा या E2 होगा। 5 बार हमने परफॉर्म किया है, तो दिस इज ए बाइनोमियल ट्रायल। एंड n का वैल्यू इसमें 5 है, r का वैल्यू हमें ये कितनी बार चाहिए, एग्जैक्टली 3 टाइम्स 3 चाहिए। p का वैल्यू हो गया 1/3, q का वैल्यू हो गया 2/3। तो फिर हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 5c3 इंटू 1/3 की पावर 3 इंटू 2/3 की पावर 2। ये r, ये n-r, मतलब 3 बार तो E1 होना चाहिए, 2 बार E2 होना चाहिए। तो उसी बात की प्रोबेबिलिटी ये लिखी है यहाँ पे। ठीक है, बाइनोमियल ट्रायल में बेसिकली हमने बोला किस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि हमने एक ही एक्सपेरिमेंट बार बार परफॉर्म किया और फिर एक पर्टिकुलर मतलब दो तरह के, बाइनोमियल का मतलब क्या है कि दो तरह के आउटकम पॉसिबल है। तो एक ही एक्सपेरिमेंट हमने कई बार परफॉर्म किया, फिर हमने ये बोला कि एक पर्टिकुलर आउटकम जो है उन दोनों आउटकम्स में से वो कितनी बार आ रहा है। ठीक है, सॉरी, वो कितनी बार नहीं आ रहा है, वो मान लिया फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। सारे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर इसी तरीके से है। तो इसीलिए बाइनोमियल में फिर अल्टीमेटली हमें क्या क्या पता होना चाहिए कि एक तो कितनी बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि जो सक्सेस है या फेलियर है, मतलब जो दो आउटकम है उसको सक्सेस है फेलियर बोल सकते हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब एक की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 में से घटाएंगे तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इसीलिए बाइनोमियल ट्रायल्स को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, BNP। ये बता रहा है कि बाइनोमियल ट्रायल है, ठीक है। ये बता रहा है नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड, और ये बता रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस।
ठीक है, तो इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो मतलब अगर हमने बोला कि B10, मैंने क्वेश्चन लिख लेते हैं, फॉर बाइनोमियल ट्रायल एंड 1/7 फाइंड probability of getting exactly 3 सक्सेस। तो आंसर क्या हो जाएगा, probability of getting exactly 3 सक्सेस, कि टोटल हमने 10 बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, ठीक है, और उसमें से हमें एग्जैक्टली 3 सक्सेस चाहिए, तो 7 फेलियर होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा 10C3, मतलब n का वैल्यू 10 हो गया, p का वैल्यू 1/7 हो गया, q का वैल्यू 6/7 हो गया। तो 10C3 इंटू p⁻³ इंटू q⁻10⁻3, ये हो गया। फिर और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 2, लेट अ biased coin is tossed 40 times. If the probability that it shows head 20 times and the probability that it shows head 21 times are equal, then find the probability that in 20 trials it shows head exactly 15 times। ठीक है, ये क्वेश्चन है। बायस कॉइन का मतलब क्या है कि उसके हेड के आने की प्रोबेबिलिटी एंड टेल के आने की प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं है, ठीक है। बायस्ड का मतलब तो यही है। तो मान लिया एक ट्रायल में इट विल शो हेड विद प्रोबेबिलिटी p। सॉल्यूशन, लेट इन ए ट्रायल कॉइन shows head with probability p, then given probability of head बराबर 20 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बराबर 21 अगर 40 टाइम्स हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 40C20 p⁻20 q⁻20। इसकी हो जाएगी 40 टाइम्स ही किया गया और उसमें 21 टाइम्स हेड आया है, तो p⁻21 q⁻19 ये आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली p कैंसिल किया और q कैंसिल किया, तो इधर एक q बचेगा, इधर ये आ जाएगा इंटू p, ठीक है। फिर बाइनोमियल में ये बोला जाता है याद रखने के लिए NCR अपॉन NCR -1 कितना होता है n-r+1 अपॉन r। सो दिस इम्प्लाइज q इज इक्वल्स टू NCR -1। तो ऊपर तो n में से r-1 घटा दिया, तो 40 में से 20 घटाया 20, नीचे r आ जाएगा विच इज 21 p। q को भी हम लिख सकते हैं 1 - p, तो ये हो जाएगा 21 इज इक्वल्स टू 41 p और p इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 41। दिस इम्प्लाइज q इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 41। अब इसने क्या बोला है कि अगर हमने 20 बार सिक्का उछाला, अगर हमने कॉइन को 20 टाइम्स टॉस किया,
तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 15 टाइम्स हेड आएगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बराबर 20C15 और हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितना है 21/41 रेज़ टू पावर 15, 20/41 रेज़ टू पावर 5। ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। Question 3. Let in a sea travel a ship reaches its destination safely with probability 9/10. Then if 5 ships are traveling, then find the probability that at least 4 ships reach their destination safely। ठीक है, अब इसमें देखो एक्सपेरिमेंट जो है उसको हम बाइनोमियल की तरह सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको ये बोल सकते हैं कि एक शिप जो ट्रैवल कर रहा है तो उसमें दो तरह के आउटकम है कि या तो वो सेफली पहुंचेगा या सेफली नहीं पहुंचेगा। सेफली पहुंचेगा इस बात की प्रोबेबिलिटी 9/10 है, सेफली नहीं पहुंचेगा इस बात की प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स 1/10 है। अब या तो हम 5 शिप ले जाएं या हम इसको ऐसे बोलते हैं एक ही शिप 5 बार जा रहा है कि हमने एक शिप ले गए, फिर दूसरा शिप ले गए, तीसरा शिप ले गए। तो 5 जो है वो बेसिकली हमारे लिए n का वैल्यू हो गया। n टाइम्स मतलब 5 टाइम्स हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है और उसमें से हमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी चाहिए कि सक्सेस कम से कम 4 बार मिलनी चाहिए। तो कम से कम को एटलीस्ट को एग्जैक्टली में कन्वर्ट करेंगे कि एग्जैक्टली 4 शिप्स रीचेस सेफली, एग्जैक्टली 5 शिप्स रीचेस सेफली। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी कि एग्जैक्टली 4 शिप्स आर सेफ प्लस प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 5 आर सेफ। ठीक है, तो मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सेफ जो एक शिप पहुंच रहा है उसको हम बोल सकते हैं कि हेड आ गया, और मान लिया अगर वो सेफली नहीं पहुंचा तो उसको हमने बोल दिया कि टेल आ गया पहली बार। n की वैल्यू 5 हो गया। सो इसमें तो हमें चाहिए कि 5 में से 4 बार हेड आना चाहिए। तो 5C4 और 9/10 रेज़ टू पावर 4 इंटू 1/10 प्लस 5C5 इंटू 9/10 रेज़ टू पावर 5, ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर हो गया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मल्टीनोमियल ट्रायल्स की।
जो लॉजिक है, जो थ्योरी है, वो एग्जैक्टली सेम है कि जैसे बाइनोमियल ट्रायल में क्या था कि जो भी हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसमें दो तरह के आउटकम आ सकते हैं। मल्टीनोमियल ट्रायल में हम क्या बोलेंगे, एक दो से ज़्यादा तरीके से, मल्टीनोमियल मतलब मल्टी आउटकम्स आ सकते हैं। फिर भी एक्सपेरिमेंट को कई बार परफॉर्म किया गया। जैसे सबसे ईजी चीज़ हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे हम मैच खेल रहे हैं, मैच के अंदर हम तीन तरह के आउटकम बोल सकते हैं कि या तो टीम ए और बी के बीच में मैच चल रहा है कि या तो टीम ए जीतेगी या बी जीतेगा या फिर ड्रॉ रहेगा। तो तीन तरह के आउटकम हो गए। अब मान लिया हमने बोला कि 10 मैच खेले हमने, उसी तरह की चीज़, बाइनोमियल जैसी चीज़, बस यहाँ पे दो की बजाय तीन आउटकम पॉसिबल है। फिर हम बोलेंगे एग्जैक्टली 5 विन और एग्जैक्टली 2 लूज़ होना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि बचे हुए 5 ड्रॉ होने चाहिए। तो यहाँ पे 3 आउटकम होगा, ये ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे करेंगे कि एक सीक्वेंस ऑफ आउटकम हमने निकाला फेवरेबल, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखा इनटू नंबर ऑफ फेवरेबल सीक्वेंस ऑफ आउटकम्स, जैसे हम बाइनोमियल में कर रहे थे। बाइनोमियल में ऐसे पार्ट था ना, NCR इंटू पी रेस्ट टू पावर आर इंटू क्यू रेस्ट टू पावर एन माइनस आर। तो वो जो पार्ट था पी रेस्ट टू पावर आर इंटू क्यू रेस्ट टू पावर एन माइनस आर, ये तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी पार्ट हो गया कि एक फेवरेबल स्ट्रिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। और जो NCR वाला पार्ट था वो बेसिकली हो गया कि नंबर ऑफ फेवरेबल स्ट्रिंग्स कितना होगा। तो उसी के विज विज यहाँ पे NCR की जगह हम जो बोलते हैं अरेंजमेंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर 3 आउटकम है तो 3 आउटकम में कौन कितना आएगा उसके हिसाब से अरेंजमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आ जाएगा। लॉजिक एग्जैक्टली सेम है। चलो पहले थ्योरी के नाम पे लिख लेते हैं। लेट एन एक्सपेरिमेंट कैन रिजल्ट इन 3 possible outcomes O1, O2, O3 with probabilities P1, P2, P3 respectively and P1 plus P2 plus P3 must be 1। मतलब इन तीनों के अलावा कुछ नहीं होगा, इन तीनों में से एक ना एक तो आएगा। नाउ इफ एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड n times, then the probability that outcome OI occurs NI times for I is equals to 1, 2, 3 and N1 प्लस N2 प्लस N3 बराबर N। अब ये सुनने में ऐसा डरावना सा लग रहा है बट ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसने क्या बोला कि हमने N बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और मान लिया OI, I की वैल्यू 1, 2, 3, मतलब O1 N1 टाइम्स आएगा, O2 N2 टाइम्स आ रहा है एंड O3 जो आउटकम है वो N3 टाइम्स आ रहा है और N1 प्लस N2 प्लस N3 टोटल नंबर ऑफ ट्रायल हो जाएगा N। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो पहला आउटकम है वो एग्जैक्टली N1 बार आए, दूसरा आउटकम N2 बार आए, तीसरा आउटकम N3 बार आए। ये क्वेश्चन है। तो हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी, अब तुम ऐसे देखो कि O1 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 ये N1 बार लिखा है, फिर ऐसे ही O2 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 ये N2 टाइम्स लिखा है एंड O3 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 ये N3 टाइम्स लिखा है। तो इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं उतनी ही हमारी फेवरेबल सीक्वेंस ऑफ आउटकम हो गया। मतलब ऐसे भी हो सकता है पहले सारे O1 आ जाएं, फिर सारे O2 आ जाए, फिर सारे O3 आ जाएं, या फिर O1 O2 O1 O2 O1 O2 ऐसे चलता रहे जब तक O1 ख़त्म ना हो, फिर उसके बाद मान लिया O3 आ जाएं सारे एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें। तो कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? 3 तरह की चीज़ें। ये N1 आइडेंटिकल चीज़ें, ये N2 आइडेंटिकल और ये N3 आइडेंटिकल। इन तीनों का सम n है तो इसलिए n फैक्टोरियल अपॉन N1 फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल N3 फैक्टोरियल। इतने तो सीक्वेंस पॉसिबल हैं एंड एवरी सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
O1 जहाँ पे भी आएगा वो प्रॉबिलिटी P1 के साथ आएगा, तो P1 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 N1 टाइम्स, तो ये एक फेवरेबल सीक्वेंस ऑफ आउटकम की प्रॉबिलिटी होगी। तो ये प्रॉबिलिटी होगी टोटल कि N1 टाइम्स आउटकम O1 आना चाहिए, N2 टाइम्स O2 आना चाहिए, एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, let a die is rolled 9 times, then find the probability that exactly 4 of the outcomes are less than 4 and exactly 2 of the outcomes are greater than 4। सही है। तो सॉल्यूशन, तो हमने इवेंट E1 को डिफाइन किया, आउटकम इज लेस देन 4। E2 को डिफाइन किया कि आउटकम इज ग्रेटर देन 4। तो E3 क्या हो गया, आउटकम इज 4। ठीक है, अब लेस देन 4 का मतलब क्या है कि 1 2 3 आ सकता है, ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या है कि 5 और 6 आ सकता है, और 4 का मतलब क्या है कि 4 आ सकता है। तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, मतलब तीनों में से एग्जैक्टली एक ही होगा। ठीक है, एंड इनकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो गया 3/6 मतलब हाफ। ये तो हमारे लिए स्मॉल p1 का काम कर रहा है, जो यहाँ पे पहला जो आउटकम O1 है उसकी प्रोबेबिलिटी P1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 विल बी 2/6 1/3, ये हमारे लिए P2 का काम कर रहा है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल्स टू 1/6, ये हमारे लिए P3 का काम कर रहा है। अब हमें चाहिए क्या कि जो आउटकम O1 है वो 4 बार आना चाहिए, और सॉरी आउटकम E1 जो है वो 4 बार आना चाहिए, और E2 जो है वो 2 बार आना चाहिए। तो 4 और 2 कितना हो गया, 6, और टोटल कितना है 9। तो 3 बार आउटकम E3 आना चाहिए। तो व्हाट वी वांट कि नंबर ऑफ E1 कितना होना चाहिए, 4, मतलब ये हमारा N1 हो गया। नंबर ऑफ टाइम्स E2 मस्ट अकर इज 2, तो ये हमारा N2 हो गया, और नंबर ऑफ टाइम्स E3 अकर्स वो हो जाएगा 9 - 4 - 2, तो 3 टाइम्स, ये हमारा N3 हो गया। बस अब तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है कि 3 तरह के आउटकम हो गए, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, टोटल 9 है, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 E1 है, मतलब हमारे पास क्या है, E1 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 E2 E2 E3 E3 E3, इन 9 चीज़ों को अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, तो वो हो गया 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इतने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। और हर तरीके से अरेंज करने का जो प्रोबेबिलिटी आएगी, मतलब ये तो नंबर ऑफ फेवरेबल सीक्वेंस ऑफ आउटकम हो गया, इतने तरीके से तो सही आ सकता है। उसके बाद फेवरेबल सीक्वेंस ऑफ आउटकम्स, तो ये हो गया एक सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये P1 हमें कितनी बार चाहिए, 4 बार, तो ½ raised to power 4 इंटू 1/3
रेज टू पावर 2 इंटू 1/6 रेज टू पावर 3। ये हो गया n1 n2 n3, ये हो गया p1 p2 p3, ये हो गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 2, लेट इन ए मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, probability of India winning is 1/3 and drawing the matches 1/4। ठीक है, now if they play a series of 7 matches, then find the probability that first part India wins exactly 5 matches and draw exactly 1। ठीक है, चलो पहले इसी को सॉल्व करते हैं। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, लूज एंड ड्रॉ आर रेस्पेक्टिवली, विन करने की प्रोबेबिलिटी कितना है 1/3, ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी कितना है 1/4, तो लूज़ करने की प्रोबेबिलिटी हो गया 1 माइनस 1/3 माइनस 1/4, सो दिस इज़ 5/12। 5/12 हो गया। ठीक है, अब इसने क्या बोला, इंडिया विंस एग्जैक्टली 5 मैचेस, तो 3 तरह के आउटकम हो गया, विन, लूज और ड्रॉ। तो 5 मैचेस मतलब 7 मैचेस टोटल है, उसमें से 5 जीत रहा है और 1 ड्रॉ कर रहा है, तो 5 विन प्लस 1 ड्रॉ प्लस 1 लूज, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 7 मैचेस है अपॉन 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ये तो हो गया, इतने तरीके से मतलब 5 मैच जीते जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पहले 5 मैच जीत जाए फिर ड्रॉ फिर लूज़, या पहले 5 मैच जीत जाए फिर लूज़ फिर ड्रॉ, या पहला लूज़ दूसरा ड्रॉ फिर सब जीत जाए। इस तरीके से कितने फेवरेबल सीक्वेंस ऑफ आउटकम हो सकते हैं ये, एंड एवरी सीक्वेंस विल हैव द प्रोबेबिलिटी, विन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3 और 5 चाहिए तो 1/3 रेज़ टू पावर 5। ये बेसिकली बाइनोमियल ट्रायल से अगर हम कंपेयर करें तो ये वाला पार्ट तो हो गया एनसीआर वाला पार्ट, अरेंजमेंट वाला पार्ट, ये हो गया
पी रेज टू पावर आर इंटू क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर वाला पार्ट यहां पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3 रेज टू पावर 5 और ड्रॉ की पावर 1 एंड लूज इसकी पावर भी 1। ये हो जाएगा आंसर, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। इंडिया विंस एग्जैक्टली 3 मैचेस, ठीक है। अब देखो उसने बोला कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि इंडिया एग्जैक्टली 3 मैच जीत रहा है। तो अगर 3 मैच जीत रहा है तो कितने मैच बच गए, 7 में से 4। उन 4 में क्या हो सकता है, तो इसके हिसाब से कुछ भी हो सकता है कि या तो 4 ड्रॉ या फिर 3 ड्रॉ और 1 लूज़ हो जाए, 2 ड्रॉ 2 लूज़ हो जाए, 1 ड्रॉ 3 लूज़ हो जाए, या चारों लूज़ हो जाए। इस तरह के 5 केसेस बन जाएंगे टोटल। तो या तो हम इन सब की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेथड 1 तो क्या हो गया, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ विन बराबर 3, ये ठीक है, लूज़ बराबर 4, या फिर विन बराबर 3, लूज़ बराबर 3, ड्रॉ बराबर 1, ठीक है। या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ विन बराबर 3, लूज़ बराबर 2, ड्रॉ बराबर 2, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ विन बराबर 3, लूज़ बराबर 1, ड्रॉ बराबर 3, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विन बराबर 3, ड्रॉ बराबर 4। इतने 5 केसेस बन जाएंगे। हर केस की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी विन 3, लूज़ 4। तो 2 ही तरह के आउटकम्स हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 7C4 और 1/3 रेज टू पावर 3 और लूज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 5/12 रेज टू पावर 4, प्लस यहाँ पे तीनों आउटकम है 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1/3 की पावर 3, ये तो रहेगा ही रहेगा हमेशा। लूज़ मतलब 5/12 की पावर 3, ड्रॉ मतलब 1/4 की पावर 1, ठीक है, प्लस 7 फैक्टोरियल 3 2 2 इंटू 1/3 का क्यूब तो रहेगा ही रहेगा, 5/12 1/4 और इस बार हो जाएगा 2 2, प्लस 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 1/3 का क्यूब इंटू 5/12 इंटू 1/4 का क्यूब, एंड एट लास्ट विल बी 7 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 1/3 का क्यूब 1/4 रेज टू पावर 4। ये आंसर आएगा। एक तो देखो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा अच्छा तरीका या इंटेलिजेंट तरीका क्या है कि उसने तो ये बोला कि 3 विन आना चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ विन बराबर 3 एंड नॉन विन बराबर 4। तो हम आउटकम को ही 2 तरह का बोलें कि या तो जीतेगा या नहीं जीतेगा। नहीं जीतेगा इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, जीतने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/3 है तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी मिला के 2/3 हो जाएगी। तो ऐसा करने से बाइनोमियल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो 7 मैच है तो 7C3 1/3 की पावर 3 इंटू 2/3 रेज टू पावर 4, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई एम लीविंग दिस एज एन एक्सरसाइज, यू विल ट्राई टू प्रूव दैट दीज 2 थिंग्स आर इक्वल, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे, 7C3 1/3 का क्यूब, 1/3 का क्यूब दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, हर जगह उसको कॉमन निकाल लिया और 7C3 भी कॉमन निकाल लिया, मतलब 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इतना भी ज़बरदस्ती कॉमन निकाल लिया। अब जो आगे बचेगा, कन्विंस योरसेल्फ कि वो एक एक्सपेंशन आएगा बाइनोमियल एक्सपेंशन, उसको मिला के ये आ जाएगा, यही वाला टर्म आएगा 2/3 रेज टू पावर 4।
बचे हुए पार्ट से। और एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3। लेट A and B throw a pair of dice alternatively, starting with A. Now whoever first throw a doublet will win the game. Then find will win the game, हाँ ठीक है। Then find probability of A winning the game। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि ए और बी एक साथ नहीं, एक के बाद एक डाई फेंक रहे हैं, पेयर ऑफ डाइस। ठीक है, अगर मान लिया डबलेट आ गया, मतलब 1 1 2 2 सेम आउटकम आ गया दोनों डाई पे, तब क्या होगा कि जो जिस बंदे ने फेंका वो जीत गया, गेम वहीं पे टर्मिनेट हो गया। अगर मान लिया ऐसा नहीं है तो वो डाई अपने दूसरे बंदे को दे देगा, फिर दूसरा बंदा ट्राई करेगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक थ्रो में प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग ए डबलेट, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू 1/6, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 ऐसे 6 फेवरेबल केसेस हो गए, टोटल नंबर ऑफ केसेस 36 हो गया, तो 6/36 विल बी 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डबलेट विल बी 5/6। ठीक है, तो अगर हमें ये निकालना है कि ए जीत जाए तो कैसे जीत सकता है, कि वो पहली बार में डबलेट फेंक दे, ठीक है, या फिर वो पहली बार में ना फेंक पाए तो फिर जो डाइस है, पेयर ऑफ डाइस है, वो बी के पास जाएगा, फिर वो भी ना फेंक पाए, फिर वापस ए के पास आएगा, तब वो फेंक दे, तब भी जीत जाएगा। और वो ना फेंक पाए, बी भी ना फेंक पाए, फिर ए के पास आया उसने नहीं फेंक पाया, फिर बी के पास आया उसने भी नहीं फेंक पाया, फिर ए के पास आया फिर फेंक दे एंड सो ऑन। तो ऐसे करके यू मस्ट बी एबल टू गेट कि ऐसे करके इनफाइनाइट सीरीज़ आएगी। ठीक है, अगर सीक्वेंस आउटकम ये है कि मतलब एग्जैक्टली 3 बार डाई फेंका गया और फिर ए जीत गया, या फिर सीक्वेंस आउटकम ये है, तो इन दोनों में से एक ही हो सकता है, या तो ये होगा ये होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। मतलब दीज आर फेवरेबल एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या तो यही होगा या यही होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो उसका मतलब क्या है कि हम सिंपली इनकी प्रोबेबिलिटी को जोड़ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग, ये ठीक है, विल बी इक्वल्स टू, पहले बार में इसने डबलेट फेंक दिया 1/6, और नॉट मतलब 5/6 5/6 1/6, और 4 बार नॉट, तो 5/6 का होल स्क्वायर इंटू 1/6, सॉरी 4 बार है तो 5/6 की पावर 4 इंटू 1/6, अगली बार आ जाएगा 5/6 की पावर 6 इंटू 1/6 एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी। तो ये तो हमारे लिए एक जीपी बन गया जिसका कॉमन रेशियो है 5/6 का होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म इज दिस, तो इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर। तो a मतलब फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर मतलब 5/6 का स्क्वायर।
तो दिस विल बी 6/36 माइनस 25 11। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 6/11। ठीक है, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वैसे पूछा नहीं है, तो ए का ही पूछा है, वो जाएगा 1 - 6/11। या तो ए जीतेगा या बी जीतेगा, तो दैट विल बी 5/11। ये आंसर आएगा। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट जो भी है, लेट इन ए गेम बिटवीन ए एंड बी probability of A winning the game winning, drawing and losing are respectively अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है 1। मैंने ए और बी के बीच में अगेन वही मैच चल रहा है, और एक पर्टिकुलर गेम में ए जीतेगा इस बात की प्रोबेबिलिटी जो है वो अल्फ़ा है, ड्रॉ होगा इस बात की प्रोबेबिलिटी बीटा है, और ए हार जाएगा मतलब बी जीत जाएगा इस बात की प्रोबेबिलिटी गामा है। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ बच्चे इसमें गच्चा खा जाते हैं। अगर मैं बोलूँ कि बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कुछ बच्चे बोलते हैं ये तो दिया ही नहीं है। तो ऑफ कोर्स दे रखा है, अगर ए हारेगा तो बी जीत रहा होगा ना, खेल तो ए और बी रहे। तो ए के जो हारने की प्रोबेबिलिटी है वो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर इसमें हम बोले कि बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ऑफ कोर्स गामा है, ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी बीटा है और बी के हारने की प्रोबेबिलिटी अल्फ़ा है। ये ठीक है। नाउ A and B play a series of games and whoever first wins 2 games will win the series. Then find probability of A winning the series. ठीक है, तो जो अभी क्वेश्चन किया था ये उससे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि अब हमने क्या बोला कि एक से ज़्यादा मैचेस खेले हैं या एक से ज़्यादा गेम खेले हैं, एक पर्टिकुलर गेम में ए के जीतने, हारने और ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी बता रखी है हमने। अब जीतेगा कौन, जो भी जीतेगा उसको 2 गेम जीतने पड़ेंगे। जैसे ही वो दूसरा गेम जीतेगा वैसे ही सीरीज टर्मिनेट हो गया, ही विल बी द विनर पूरी सीरीज का। तो उसका मतलब क्या है
कि कैसे जीत सकता है। मिनिमम कितने गेम चाहिए? मिनिमम 2 गेम चाहिए, कि पहले 2 गेम आया और दोनों में ए जीत गया, ठीक है। 3 गेम में कैसे जीत सकते हैं? 3 गेम में क्या होगा कि या तो दो, मतलब या तो नहीं, 2 गेम तो ए को जीतना ही पड़ेगा। अगर 3 गेम के अंदर ही ए जीत गया तो डेफिनेटली जब तीसरे गेम पे सीरीज़ टर्मिनेट हुआ है तो तीसरे वाला पर्टिकुलर गेम जो है वो ए ने जीता होगा, तभी वहाँ सीरीज़ ख़त्म हुआ है। अगर पहले 2 गेम जीत जाए और तीसरा ड्रॉ हो जाए तो तीसरे की तो नौबत ही नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर तीसरे गेम पे टर्मिनेट हुआ है तो तीसरे वाला तो पक्का ए विन होना चाहिए। उससे पहले वाले जो 2 गेम हैं उन दोनों में एक ए विन और होना चाहिए, क्योंकि जो सीरीज जीतेगा उसको 2 गेम जीतने हैं। और जो तीसरा मैच बच गया, मतलब वो मैच नंबर 1 भी हो सकता है, मैच नंबर 2 भी हो सकता है, या गेम वर्ड यूज़ किया है तो गेम नंबर 1 भी हो सकता है, गेम नंबर 2 भी हो सकता है। वो अगर बी जीते तो भी चलेगा और ड्रॉ हो जाए तो भी चलेगा, ठीक है। अब ये अभी मैं लाइन ऑफ थिंकिंग बता रहा हूँ कि हम सोचेंगे कैसे। अब मान लिया हमारी जो सीरीज़ है वो 5 गेम्स में ख़त्म हुआ, ठीक है। तो जब 5वें, मतलब ए को जिता रहे हैं हम हर बार, तो क्योंकि उसी की प्रॉबिलिटी निकालनी है, तो अगर 5 गेम में ख़त्म हुआ तो जो 5th वाला गेम है वो तो ए जीतेगा ही जीतेगा, ठीक है। तभी तो सीरीज़ वहाँ पे टर्मिनेट हुआ। 5th नंबर पे जो ए का विन होगा वो दूसरे नंबर का विन होगा। तो 5वें गेम में तो ए जीत गया, उससे पहले 4 गेम आ गए। उन 4 गेम्स में एक ए विन और होना चाहिए, पक्की बात है। एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा हो गया तो पहले ही टर्मिनेट हो गया होता सीरीज़, 5वें तक की नौबत ही नहीं आती। तो उससे पहले जो 4 गेम्स हैं उसमें एग्जैक्टली ए विन 1 होना चाहिए। अब 3 गेम बचे, उन 3 गेम में तीनों ड्रॉ भी हो सकता है और 2 ड्रॉ और 1 बी विन भी हो सकता है, ये ठीक है। बस यही पॉसिबिलिटी है, 2 बी विन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमें अल्टीमेटली ए को जिताना है तो हम बी को 1 विन देना अफोर्ड कर सकते हैं। 2 विन दे दिया तो फिर बी जीत गया फिर तो अल्टीमेटली जो हम केसेस बनाएंगे उसमें हम 2 पार्ट में बाइफरकेट कर सकते हैं, 2 पार्ट में इसको तोड़ सकते हैं। एक पार्ट तो हो गया जिसमें बी एक भी नहीं जीता, सारे ड्रॉ हो गए, या फिर ए जीता है, या फिर जिसमें बी विन 1 हो गया, ठीक है। तो जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, उसमें 2 चीज़ आएंगे कि या तो बी विन बराबर 0 और ये ठीक है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विन बराबर 1, ये ठीक है। उस बात की प्रोबेबिलिटी जिसमें बी विन 1 है, और यहाँ पे हम किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालें? प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस, ठीक है। अब अगर मान लिया बी विन 0 आ गया तो ए कितने में जीत सकता है? 2 में भी जीत सकता है, 3 में भी जीत सकता है, 4 में भी जीत सकता है, 40 मैचेस में भी जीत सकता है। कि हो सकता है पहले 38 मैचेस लगातार ड्रॉ हो जाए, फिर 39th एंड 40th ए जीत जाए। तो ऐसे 1 2 3 4 सब तो अलग अलग करेंगे नहीं, तो हम तो क्या करेंगे, जनरल केस ले कि मान लिया आर गेम्स में वो जीत रहा है, ठीक है। तो मान लिया आरथ गेम में ए विन आया सेकंड, ये ठीक है, ये सेकंड ए विन है, ये आरथ गेम है। इससे पहले जो R-1 गेम्स आए, ठीक है, उसमें एक तो ए विन होना चाहिए कहीं पे भी, और प्लस R-2 ड्रॉ होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया इस वाले टर्म की प्रोबेबिलिटी। और R का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? R का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 2, कम से कम 2 गेम तो चाहिए ही चाहिए, तो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक जा सकता है। अब ये वो वाला हो गया जिसमें एक बी जीत रहा है, तो आरथ गेम में तो ए भी नहीं आएगा। इससे पहले जो R-1 गेम्स आएंगे उसमें एक ए विन होना चाहिए, एक बी विन होना चाहिए, प्लस R-3 ड्रॉ होना चाहिए। तो इन बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली। यहाँ R-1 प्लेसेस हैं, तो ए विन को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो मल्टीनोबल ट्रायल टाइप हो गया, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो ऐसे बोलते हैं R-1 C1, R-1 जगह में से एक जगह सेलेक्ट कर लिया, वहाँ ए विन रख दिया,
बाकी सब जगह ड्रॉ अपने आप चला गया। तो इतनी सीरीज़, इतनी तरीके से यहाँ पे A1 रखा जा सकता है। ठीक है, अब ये तो रख दिया इनटू, अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यहाँ पे A1 उसकी प्रोबेबिलिटी अल्फ़ा, R-2 ड्रॉ, तो ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी कितना है बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितनी बार आया R-2 टाइम्स। और जो लास्ट गेम है, हमें तो पूरे की प्रोबेबिलिटी लिखनी है, तो लास्ट गेम अलग से अल्फ़ा और आएगा। ठीक है, ये हो गया अगर R गेम्स में A जीत रहा है एंड B विन कोई आया नहीं। अब इसके ऊपर R का वैल्यू 2 से लेके इन्फिनिटी तक जा सकता है। ठीक है, प्लस अब B विन जिसमें 1 आ रहा है, तो इसमें R-1 जगह पे एक A विन, एक B विन और R-3 ड्रॉ। तो इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो वो आ जाएगा R-3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल नहीं, 1 फैक्टोरियल, यहाँ आएगा R-3 फैक्टोरियल। मेरे टोटल R-1 जगह हैं जिसमें से R-3 ड्रॉ रखना है, आइडेंटिकल चीज़ें रखनी है। तो ये तो हो गया परमुटेशन पार्ट, इतनी फेवरेबल सीक्वेंस ऑफ आउटकम्स आ जाएगा। अब इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, अल्फ़ा बीटा की पावर R-3 इंटू गामा, क्योंकि एक बार B जीता है और B के जीतने की प्रोबेबिलिटी मतलब A के हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है गामा, फिर A की ये A विन अलग से, तो 1 और अल्फ़ा एंड सिग्मा। इसमें R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इस वाले केस में कम से कम हमें 3 मैच चाहिए होगा, क्योंकि एक B विन तो जिता नहीं है। तो इस वाले केस में R कम से कम 3 से इन्फिनिटी तक जाएगा। तो मतलब दिस इज इक्वल्स टू, अल्फ़ा बाहर निकाल सकते हैं, सिग्मा R बराबर 2 से लेके इन्फिनिटी R-1 बीटा R-2। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं। इस वाले केस में कितना होगा, अल्फ़ा स्क्वायर, गामा बाहर निकाल सकते हैं एंड सिग्मा R बराबर 3 से इन्फिनिटी तक R-1 R-2, R-3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा इंटू बीटा रेज टू पावर R-3। इन सीरीज़ को सम कर लिया। कौन सा सीरीज़ है, ये वाला जो सीरीज़ है ये AGP है। R बराबर 2, 3, 4 रखोगे तो ये वाले टर्म AP में आ जाएंगे, ये GP में आ जाएगा। ये AGP नहीं है, बट AGP टाइप प्रोसेस से ही इसका सम निकलेगा। ठीक है, वैसे इसका सम हम डिफ्रेंशिएशन से भी निकाल सकते हैं कि जैसे दिस इज़ अल्फ़ा स्क्वायर, अगर मैंने 2 रखा तो आ जाएगा 1 + 2 बीटा + 3 बीटा स्क्वायर + 4 बीटा क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ऐसे इन्फिनिटी तक सम जा रहे हैं, प्लस अल्फ़ा स्क्वायर गामा। इसका जो सम आएगा वो ऐसे आएगा 1 2 + 3 2 बीटा प्लस हाँ 4 3 बीटा स्क्वायर प्लस 5 4 बीटा क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी तक, ये दोनों सम करना है। तो देखो इसको सम करने का तरीका एक तो यह है कि 1 + बीटा स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, इन्फिनिट सीरीज़ अगर है तो इसका सम हो जाएगा 1 - बीटा। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये ऐसे आ जाएगा 1 + 2 बीटा + 3 बीटा स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, और यहाँ आ जाएगा 1 - बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा, माइनस नहीं आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें, यहाँ डिफ्रेंशिएट किया, फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये आ जाएगा 2 3 2 बीटा + 4 3 बीटा स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, और इसका सम आ जाएगा 2/1 - बीटा का क्यूब। अगेन जो डिफ्रेंशिएशन लिखा है वो सही लिखा है। तो अगर हम इन वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो यह आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, और इसका सम आ गया 1 - बीटा प्लस यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर गामा 2/1 - बीटा का होल क्यूब। ये आंसर हो गया। तो मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी तो है ही, साथ में सीरीज़ का सम भी है।
ठीक है। अभी तक जो बाइनोमियल ट्रायल था उसमें हमने क्या किया कि जैसे नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, मान लिया 5 बार, फिर हमने बोला कि 3 बार विन आ जाए, 2 बार लूज़ आ जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमने क्या किया था, एक फेवरेबल सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी निकाली, किसी भी एक फेवरेबल सीक्वेंस की, एंड नंबर ऑफ़ फेवरेबल सीक्वेंस अलग से काउंट कर लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया। मतलब एक तो एनसीआर वाला पार्ट था जो हमारा हो गया अरेंजमेंट वाला पार्ट, और एक अल्फा रेज टू पावर आर इंटू बीटा रेज टू पावर या पी रेज टू पावर आर इंटू क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर वाला पार्ट हो गया। ठीक है। अब क्या है कि अगर मान लिया इस वाले केस में क्या था कि एक एक्सपेरिमेंट और दूसरे एक्सपेरिमेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं था, पहले वाले एक्सपेरिमेंट में सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी थी वो फिक्स्ड थी। ठीक है। उसके ऊपर कोई भी ऑप्शन नहीं था, मतलब उसके ऊपर आपस में कोई रिलेशन नहीं था, सब आपस में इंडिपेंडेंट थे। ठीक है। अब तुम एक सिनेरियो सोचो कि अगर हर बार एक्सपेरिमेंट करने पे प्रोबेबिलिटी अगर चेंज हो जाए तो जो अभी हमने बताया वैसा नहीं कर सकते। ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन हमने ऐसे डिज़ाइन किया कि मान लिया एक बच्चा है, उसको इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। और उसने क्या है कि शुरू में तो वो पहले क्वेश्चन जब उससे पूछा तो उसके बताने या नहीं बताने का इक्वल चांस है, मतलब वो बता पाएगा इस बात की प्रोबेबिलिटी हाफ है, नहीं बता पाएगा इस बात की प्रोबेबिलिटी हाफ है। ठीक है। अब हमने सब्सीक्वेंटली क्या हुआ कि अगर उसने इस बार बता दिया आंसर तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब वो अगला जो क्वेश्चन है उसके बताने की प्रोबेबिलिटी उसकी 2/3 हो जाएगी और नहीं बताने की 1/3 हो जाएगी। ये ठीक है। अगर मान लिया वो ये वाला क्वेश्चन गलत बता रहा है तो फिर उल्टा हो जाएगा, फिर अगला क्वेश्चन भी वो गलत बताएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 2/3 हो जाएगी, एंड क्या बोलते हैं नहीं बताने की प्रोबेबिलिटी फिर 1/3 हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो सब्सीक्वेंट जो ट्रायल्स हैं, सब्सीक्वेंट जो ट्रायल्स आ रहा है, सब्सीक्वेंट बार जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो उनकी प्रोबेबिलिटी पिछले वाले पे डिपेंड कर रहा है। तो इस वाले केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी फेवरेबल स्ट्रिंग्स हैं सब अलग अलग लिख के प्रोबेबिलिटी जोड़नी पड़ेगी। वो एनसीआर जैसी चीज़ एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि एनसीआर वाली चीज़ तो जब कर सकते हैं जब हर एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी का पार्ट फिक्स हो, इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते हैं, लेट अ स्टूडेंट, ये ठीक है, is giving viva and for first question he has equal chances of giving correct or wrong answer. Now for subsequent question, he repeats the outcome, ये ठीक है, करेक्ट और रॉन्ग with twice the probability as that of
चेंजिंग द आउटकम, ठीक है। ही रिपीट्स द आउटकम का मतलब क्या है कि अगर वो पहली बार करेक्ट बता रहा है तो दूसरी बार भी वो करेक्ट बताएगा। दिस इज ट्वाइस एज प्रॉबेबल एज वो रॉन्ग बताएगा। अगर उसने पहली बार रॉन्ग बताया है तो दूसरी बार रॉन्ग बताएगा। इट इज़ ट्वाइस एज प्रॉबेबल एज वो सही बताएगा, ठीक है। तो आउटकम मतलब उसका सही या गलत बताना है। तो सही बताने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो डिपेंड करेगा कि उसने पहले वाले में क्या बताया। तो अगर उसने पहली बार में करेक्ट बताया तो अगली बार भी करेक्ट बताएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ट्वाइस है। अब दो ही आउटकम है, या तो क्या बोलते हैं, करेक्ट बताएगा या रॉन्ग बताएगा। तो अगर ट्वाइस प्रोबेबिलिटी है तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी अगर अल्फ़ा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2 अल्फ़ा हो गया, 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 1 हो गया, तो मतलब 2/3 एंड 1/3 हो गया, ठीक है। तो आउटकम रिपीट करेगा, मतलब करेक्ट के बाद करेक्ट बताएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। रॉन्ग के बाद रॉन्ग बताएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। आउटकम चेंज करेगा, ये ठीक है, रिवर्स करेगा कि पहले करेक्ट है और अगली बार आउटकम उसका आ रहा है कि वो रॉन्ग है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, ठीक है। नाउ इफ he is asked 4 questions, then find the probability that exactly 2 answers are correct. एग्जैक्टली 2 आंसर्स आर करेक्ट। तो इसमें बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते, जैसे फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, करेक्ट करेक्ट रॉन्ग रॉन्ग, ठीक है। कितने बन जाएंगे वैसे, 4C2 मतलब 6 बन जाएंगे। करेक्ट रॉन्ग करेक्ट रॉन्ग और करेक्ट रॉन्ग रॉन्ग करेक्ट, और ये WCC और WCWC और WCCW। तो 1 2 3 4 5 6 यही हो जाएगा। इतने तरह के आउटकम्स आ सकते हैं। तो अगर हमारा उसकी प्रोबेबिलिटी अगर सही बताने की फिक्स ही रहती है, मान लिया वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/3 रहती है हमेशा, तो ये बाइनोमियल ट्रायल हो जाता है, बहुत जल्दी होता है। हम 4C2 लिखते हैं इंटू 1/3 अगर होती है करेक्ट बताने की, तो 1/3 की पावर 2 इंटू 2/3 की पावर 2 ऐसे हो जाता। इस बार क्या है कि वो आंसर की प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है, तो इसलिए हमें सबकी प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअली कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, पहला करेक्ट बताएगा या रॉन्ग बताएगा उसके इक्वल चांसेस है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ हो गई। अब देखो C से C तक जाने में उसने रिपीट किया है, तो यहां करेक्ट बताया, दोबारा करेक्ट बताएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 2/3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपीटिंग द आउटकम इज इक्वल्स टू 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिवर्सिंग द आउटकम, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, ये ठीक है। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, मतलब ये सोल्यूशन का पार्ट है, इसने क्वेश्चन में बताया नहीं, क्वेश्चन में तो लैंग्वेज में डिफाइन किया है, हमने उसको डिकोड किया है कि मैथ्स में उसका मतलब ये है। अच्छा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने आउटकम रिवर्स कर दिया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, फिर रिपीट कर रहा है, फिर 2/3 प्लस, पहला तो हमेशा हाफ ही आएगा, तो पहला तो हम हमेशा हाफ ही लिख लें, प्लस हाफ, ठीक है। अब यहाँ पे उसने रिवर्स किया तो 1/3, फिर रिवर्स किया, W से C पे चला गया, फिर 1/3, फिर रिवर्स किया, फिर 1/3, यहाँ पे रिवर्स किया 1/3, W सेम कर दिया 2/3, फिर रिवर्स किया 1/3, यहाँ पे सेम किया 2/3, रिवर्स किया, सेम किया, यहाँ पे रिवर्स, फिर रिवर्स, फिर रिवर्स, यहाँ पे रिवर्स, सेम, C से C पे सेम गया, फिर रिवर्स किया 1/3, ये होगी प्रोबेबिलिटी।
इसलिए हमें इंडिविजुअली अलग अलग लिखना पड़ा, क्योंकि हर सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। तो 27, ये जो डिनोमिनेटर है इट इज़ ऑलवेज 54, और न्यूमरेटर में कितना हो गया 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2। हाँ, तो 4 और 4 8 और 2 10 12 14/54 और 7/27। ये इस बात की प्रोबेबिलिटी हो गई इस क्वेश्चन की। तो थोड़ा हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा।